नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो मेन टॉपिक है विशेषण, उसकी तरफ जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो पहले अपन देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। तो पारिभाषिक शब्दावली के दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द जो आपके सामने हैं। एक शब्द आपके सामने है APPLI, एप्लीकेबिलिटी। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी। क्या होता है ये? देखिए, यदि हिंदी अर्थ देखें तो सामान्यतः प्रयोज्यता नाम आता है। प्रयोज्यता जिसे कहते हैं लागू होना। और यहां पर आपको ये नाम ध्यान में रखना होगा, क्योंकि विकल्प में जब आएगा तो प्रयोज्यता नाम आएगा। प्रयोज्यता किसे कहते हैं? जहां पर लागू की जाती है किसी भी चीज को, किसी भी नियम आदि को, तो वहां पर प्रयोज्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शब्द कौन सा है आपके सामने? एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद दूसरे शब्द की यदि अपन बात करें तो दूसरा शब्द आपका देखा हुआ है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट क्या होता है? अपॉइंटमेंट कहते हैं नियुक्ति को, ये हम जानते हैं। अपॉइंटमेंट ही काम में लेते हैं, तो सामान्यतः अपन हिंदी अर्थ नहीं जान पाते, तो अपॉइंटमेंट अपन नियुक्ति को कहते हैं। तो ये थे दो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द। और उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी में आपके सामने एक तो शब्द है गौरम्या। गौरम्या, देखिए गौरम्या जो शब्द है वो इस प्रकार से भी देखने को मिलता है, इस प्रकार से भी देखने को मिलता है, इस प्रकार से भी देखने को मिलता है, इसके साथ साथ इस प्रकार से भी ये शब्द देखने को मिलता है। यानी गौरम्या, गौरम्या, गौरिया, गौरमा, ये चारों प्रकार के ही शब्द देखने को मिलते हैं, परंतु अर्थ इनका एक ही होता है। क्या होता है? देखिए, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जब गांव खत्म हो जाता है तो गांव के खत्म होते ही जो खेत शुरू हो जाते हैं उनको कुछ लोग खेड़ा बोलते हैं। तो वो जो गांव से लगे खेत होते हैं उनको ही क्या बोला जाता है? गौरम्या बोला जाता है। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं? गांव के बाहर घरों से लगे यानी घरों से लगे हुए, यानी घरों के टच हुए हुए, तो घरों से लगे हुए खेत ही गौरम्या कहलाते हैं। तो गांव खत्म हुआ, गांव के घर खत्म हुए और वहीं से खेत शुरू हो गए, तो उन खेतों को जो पास पास में होंगे, गांव के पास पास खेत होंगे, उनको क्या कहा जाता है? गौरम्या कहा जाता है। गौरम्या, कि गौरम्या में जा रहे हैं। जिनका जो खेत होता है वो बिल्कुल गांव के पास हो तो वो गौरम्या ही बोलते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द आपके सामने है पणो। अब ये पणो जो शब्द है राजस्थानी भाषा का शब्द, ये कहलाता है कि तालाब में जब पानी सूख जाता है, पानी सूखने पर नीचे की उपजाऊ मिट्टी ही क्या कहलाती है? पणो कहलाती है। तालाब में पानी सूख जाता है तो पानी सूखने के बाद ये जो उपजाऊ मिट्टी बचती है, वैसे तो पानी के नीचे की नाम है यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिए कि ऊपर ऊपर की मिट्टी को छोड़कर नीचे की मिट्टी। ठीक है, यहां पर मैं इसको चेंज कर देती हूं। ऊपर की मिट्टी तो वैसे परत देखें तो ऊपर की परत होगी, परंतु वैसे पानी के नीचे की मिट्टी होगी। ठीक है, तो तालाब में पानी सूख जाता है
तो जो पानी के सूखने के बाद जो ऊपर की परत होती है, ऊपर की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, और ये भी कहा जाता है कि उस उपजाऊ मिट्टी को खाद के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, पणों कहते हैं। अगर कहीं भी प्रयोग में लिया जाता है तो वो भी देखते होंगे आप, ऊपर ऊपर की मिट्टी होती है वो रफ सी हो जाती है, और पाउडर के रूप में पैर रखो तो इतनी ज्यादा उड़ती है वो मिट्टी, तो उसको अपन पणों कहते हैं कि बहुत ज्यादा पना हो रखा है। तो उसी को वो क्यों होती है ऐसी कि जहां पर धरती है और धरती पर ज्यादा पानी रहता है, तो पानी रहता है तो वहां पर ज्यादा लोग आते जाते हैं, तो उस वजह से भी वो पणों बन जाता है। तो यहाँ पर ये थे 4 शब्द, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में आपके सामने जो शब्द थे, महत्वपूर्ण शब्द, एप्लीकेबिलिटी, जिसका मतलब होता है प्रयोज्यता या लागू होना। उसके बाद दूसरा शब्द अपनों ने देखा आपका जाना माना शब्द अपॉइंटमेंट, जिसका अर्थ होता है नियुक्ति। गौरम्या गांव से लगे हुए खेतों को कहते हैं, और पणा तालाब में पानी सूखने पर जो उपजाऊ मिट्टी निकलती है उसे ही क्या कहा जाता है, पणों कहा जाता है, और इस मिट्टी को खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब अपन बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। तो मेन क्लास में अपन क्या देख रहे थे, अपन देख रहे थे विशेषण शब्दों को, और विशेषण शब्दों में अपन विशेषण के भेद पढ़ रहे थे। तो विशेषण और विशेषण में क्या पढ़ रहे थे, विशेषण के भेद। भेदों की यदि अपन बात करें तो विशेषण के भेद 4 होते हैं, हम जानते हैं, और उनमें से अपन पढ़ रहे थे संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण में भी अपन कौन सा पढ़ रहे थे, संख्यावाचक विशेषण में अपन उसका भी भेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ रहे थे। यहां पर अपनों ने देखा कि संख्याओं की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्याओं की निश्चितता व अनिश्चितता के आधार पर इन्हीं 2 भागों में बांटा जाता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पर अपनों ने यूं देखा था कि निश्चित संख्यावाचक में भी किस किस प्रकार की संख्याएं आ सकती है, उस आधार पर संख्याओं को भी 5 रूपों में लिखा जाता है, जो अपनों ने पिछली क्लास में देख लिया था। और पिछली क्लास में अपन देख रहे थे इन 5 भागों से संबंधित या 5 प्रकार की संख्याओं से संबंधित कुछ वाक्यों को। तो देखते हैं, आपके सामने कुछ वाक्य है, आप स्वयं चयन करेंगे कि कौन सा वाक्य है वो कौन से भेद की तरफ जाएगा। अपन सारे के सारे निश्चित संख्यावाचक के भेद पढ़ रहे हैं या निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण देख रहे हैं, परंतु निश्चित संख्याओं में भी संख्याओं के रूप के आधार पर, संख्याओं के लिखने के आधार पर वो किस में जाएगा, वो चीज अपने को यहां पर देखनी है। तो आपके सामने एक वाक्य है, सुरेश खेत से 4 ककड़ी लाया, ककड़ी लाया। आप चयन कीजिए, अंत में अपन देखेंगे। श्रवण श्रवण जयपुर से दोनों के लिए खादी कपड़े लेकर आया। अगला वाक्य यदि अपन देखें तो अरविंद ने 5 मकानों में पुताई करवा दी। ये लो, 3 वाक्य है आपके सामने।
इनसे संबंधित बताइए कि कौन सी संख्या जाएगा, कौन सी संख्या में जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से यदि सीधी की सीधी संख्याएं आ जाए तो वो किस में जाएगी, गणनावाचक में जाएगी, क्योंकि गिनती की जा रही है। उसके बाद अपनों ने देखा था कि इस प्रकार के शब्द आ जाए कि दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो वो सभी के सभी किस में जाएंगे, समुदायवाचक में जाएंगे, क्योंकि वहां पर समुदाय बन जाता है या समूह बन जाता है। तो ये दोनों भी और ये पांचों भी, दोनों के दोनों वाक्य किस में जाएंगे, समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे भी अगले उदाहरण भी देखते हैं। अगले जो भी 3 भेद और बचते हैं उनसे संबंधित भी अपन उदाहरण यहां पर देखते हैं। तो संख्याओं के लिखने के आधार पर, हाँ, अब आपके सामने वाक्य है, अगला वाक्य आपके सामने है, दाताराम ने इस दशक बहुत प्रगति की। मानव को बहुत दिनों से देखा, वह तो फूल कर दुगुना हो गया। मंदिरा ने 700 रुपए का कुर्ता खरीदा। चयन कीजिए, यहां पर दशक, यहां पर दुगुना और यहां पर 700 रुपए। ठीक है, तो दाताराम ने इस दशक बहुत प्रगति की। दशक यानी समुच्चय। मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सी चीजों को मिलाकर एक साथ लिख दिया जाए तो वहां पर कौन सा बन जाता है, समुच्चयवाचक बन जाता है, समुच्चयवाचक बन जाता है, समुच्चय बन जाता है। और फूल का दुगुना हो गया तो गुणा से संबंधित जो भी आ जाए वो किस में जाता है, आवृत्तिवाचक में जाता है। और उसके बाद 700 रुपए तो 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्या आ जाए तो वो किस में जाता है, गणनावाचक में जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन कुछ 2-4 उदाहरण इससे संबंधित और देखते हैं ताकि ये आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और साथ साथ आगे कहीं भी आपको इससे संबंधित या विशेषण से संबंधित किसी प्रकार की समस्या न आए, साथ साथ विशेषण आपका यहीं का यहीं क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अपन सभी जो भी संख्याएं हैं उनसे संबंधित सारे के सारे उदाहरण देख लेंगे। तो आगे आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने उदाहरण है, लिच्चू ने सामने वाली टीम के खिलाफ शतक लगाया। भारत का घर चौथी पंक्ति में तीसरा है।
आजकल राधे श्याम लाखों कमा रहा है। ये लो जी, ये वाक्य है आपके सामने और इन वाक्यों के आधार पर आपको पता करना है कि कौन से वाले वाक्य में कौन सा भेद है। तो यहां पर जो ये विशेषण शब्द है, यहां पर ये है और ये है, साथ साथ ये है। इनमें आपको पता करना है कि कौन कौन सा विशेषण यहां पर माना जाएगा। अब देखिए, जब बहुत का समूह है, चाहे शतक आ जाए, चाहे दशक आ जाए, चाहे सप्तशती आ जाए, चाहे सतसई आ जाए, सभी में कौन सा माना जाएगा? समुच्चय बोधक माना जाएगा। तो यहां पर तो कौन सा हो गया? समुच्चय वाचक माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, अगर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार के जब शब्द आ जाए तो वहां पर क्रम से संबंधित बात होने के कारण क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। और आजकल राधेश्याम लाखों कमा रहा है। कितने लाख कमा रहा है कोई निश्चितता नहीं है। तो यहां पर तो निश्चित संख्यावाचक ही विशेषण नहीं है। तो ले में मत चलिए, ऐसे नहीं कि जो मर्जी कर दिया। एक्टिव रहना है क्लास में ताकि आपको समझ में आए। तो यहां पर तो निश्चित संख्यावाचक का वाक्य ही नहीं है, अनिश्चित का वाक्य है। तो इसलिए अपनी संख्याओं का कोई मतलब यहां पर नहीं रहता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अनिश्चितता के कारण इस वाक्य में कौन सा माना जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद यहां पर अपना संख्यावाचक विशेषण कंप्लीट होता है और उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले भेद की तरफ। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण का तीसरा भेद, और तीसरा भेद कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कहां माना जाएगा? किसे कहते हैं? सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि परिमाण किसे कहते हैं। देखिए, परिमाण और परिणाम दो ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों अलग अलग होते हैं। परिणाम की यदि अपन बात करें तो परिणाम तो रिजल्ट को कहते हैं, परंतु परिमाण जो है वो मात्रा को कहा जाता है। अब मात्रा है वो नाप के माध्यम से पता चल सकती है, तोल के माध्यम से पता चल सकती है। नाप, माप व तोलकर ही मात्रा का अंदाजा या मात्रा का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। तो जहां पर जो विशेषण शब्द, परिभाषा लिख देती हूं, नहीं तो फिर आप कमेंट करेंगे कि परिभाषा लिखिए। तो यदि किसी विशेषण शब्द द्वारा वस्तु या पदार्थ, दोनों ही लिख देते हैं, वस्तु या पदार्थ की नाप, माप या तोल संबंधी विशेषता बतलाई जाए, तोल संबंधी विशेषता बतलाई जाए तो वहां परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। ये लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि किसी विशेषण शब्द द्वारा वस्तु या पदार्थ की नाप, माप या तोल संबंधी विशेषता बतलाई जाती है तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। ठीक है। अब नाप, माप, तोल। नाप का मतलब होता है आप कहीं पर कपड़ा लेने गए और आपने यूं कहा कि भाई कपड़ा नाप कर दो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जो भी हो वो सारे के सारे आ जाएंगे। आपने यूं कहा कि दूध माप लो या नाप लो, दूध के लिए कहा जाए, आप दूध लेने गए कि माप
माप लो, यानी 1 लीटर है, 5 लीटर है, 4 लीटर है। आपने यूं कहा कि भाई प्याज मुझे तोल कर दो, तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, अर्थात लीटर, मीटर, मीटर, किलो, इस प्रकार से यदि कुछ भी आ जाए, शब्द देखने को मिले, तो वहां पर कौन सा विशेषण माना जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। अर्थात लीटर, मीटर, किलो इत्यादि के माध्यम से जहां कहीं भी विशेषण शब्द की या जहां कहीं किसी शब्द की विशेषता बतलाई जा रही हो, तो वहां पर कौन सा विशेषण माना जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर मैं आपके सामने 2 वाक्य लिखती हूं। 2 वाक्य कौन से हैं? देखिए, माधव आजकल लाखों कमा रहा है। इसी वाक्य को मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि माधव के घर हजारों टन अनाज पड़ा है। ये 2 वाक्य है, ठीक है। अब माधव आजकल लाखों कमा रहा है। कितने कमा रहा है? लाखों कमा रहा है। माधव के घर हजारों टन, कितने टन अनाज पड़ा है? तो हजारों, यानी हजारों और लाखों यहां पर कौन से शब्द हैं? विशेषण शब्द है। अब यहां पर कौन सा विशेषण माना जाएगा? मैंने आपको बता दिया कि ये तो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, और यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। पहचान कैसे की जाएगी कि ये संख्यावाचक है, ये परिमाणवाचक है? आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना कि जिनकी गिनती की जा सके वहां पर हमेशा ही कौन सा विशेषण माना जाएगा? संख्यावाचक। और जहां पर गिनती न की जाकर क्या किया जाए? नाप या माप या तोल किया जाए, तो वहां पर कौन सा विशेषण माना जाता है? परिमाणवाचक। क्लियर? गिनती की जाने वाली चीजें तो संख्यावाचक में जाएगी, और नापी मापी तोले जाने वाली चीजें किस में जाएगी? परिमाणवाचक में। आप सीधी सी एक ही चीज याद रखो कि गिनती की जा रही है क्या? अब लाखों कमा रहा है, अब कितने भी लाख रुपए दे दो, आप गिन लोगे ना? अब यहाँ पर हजारों टन अनाज है। अब अनाज को आप गिन सकते हो क्या? अनाज तो तोला ही जा सकता है, गिना तो नहीं जा सकता। तो इसलिए नहीं गिनी जाने वाली चीजें तो इसमें परिमाणवाचक में चली जाएगी, और गिनी जाने वाली किस में चली जाएगी? संख्यावाचक में। पहली बात तो यहां पर अपने को इस आधार पर निश्चित होना है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अपन कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज होने की स्थिति रहती है। ठीक है, तो गिनी जाने वाली, आप यहां पर यूं कह दिया कि तूफान में हजारों लोग मारे गए। अब तूफान में हजारों लोग, अब लोगों की गिनती की जा सकती है, आराम से गिन सकते हो, तो वो किस में जाएंगे? संख्यावाचक में जाएंगे। उसी प्रकार से यहां पर कह दिया कि 5 किलो चावल लाओ। अब चावल है वो जो 5 किलो घर में आए हैं, उनकी आप गिनती कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए वो किस में जाएगा? परिमाणवाचक में। तो ये अपने को पहले ही क्लियर करना है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अलग क्या है, अंतर क्या है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है आपको, इसको याद मत रखिए, आप सिर्फ इसको याद रख लिए कि भाई गिनती की जा रही है तो संख्यावाचक, गिनती नहीं की जा रही तो परिमाणवाचक। ठीक है, जब भी जहां भी वाक्य आ जाए और इस प्रकार से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो बस ये ही एक फॉर्मूला लगाना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने 2 वाक्य और है। 2 वाक्य और कौन कौन से हैं? एक वाक्य तो आपके सामने है, नीता ने 5 किलो टमाटर खरीदे। दूसरा वाक्य है,
दया ने 10 केले, 10 केले नहीं, 10 में तो सीधा पता ही चल जाए, ठीक है। अपन यूं लिखते हैं, दया ने 2 दर्जन केले खरीदे। और यहां पर एक वाक्य और लिख सकते हैं अपन, सुरजीत ने 5 किलो केले खरीदे। अब 3 प्रकार के वाक्य हैं, ठीक है। नीता ने 5 किलो टमाटर खरीदे। कितने टमाटर खरीदे? 5 किलो, यानी तोले गए हैं। तो तोले जाने के कारण इसमें कौन सा जाएगा? परिमाणवाचक जाएगा। ये मैं और अधिक संख्यावाचक क्लियर कर रही हूं, क्योंकि कभी कभार है, कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान भी सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, तो वो वाली बात है। कभी कभार अपन बहुत ज्यादा डीपली चले जाते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में। जैसे मान लीजिए कि एक बार एक स्टूडेंट पेपर देने गया, एक विद्यार्थी पेपर देने गया। अब पेपर में प्रश्न इस प्रकार से था कि भाई सबसे बड़ा सागर का नाम बताइए। अब सबसे बड़ा सागर का नाम पूछ रखा था और विकल्प महासागर के थे। तो वहां पर अब वो सोचा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है। तो वो है ना, कभी कभार अपन ज्यादा कुछ सोचने लग जाते हैं। तो ज्यादा कुछ सोचने में आप यूं सोच सकते हो कि भाई टमाटर तो गिने जा सकते हैं, तो टमाटर तो अपन कितने भी हो गिन लेंगे। चावल चीनी तो नहीं गिनी जाती, टमाटर तो गिन लेंगे। अब कुछ बच्चे इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि वाक्य क्या कह रहा है, वो गिनने का कह रहा है या तोलने का कह रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर 5 किलो वाक्य तोलने की बात कह रहा है, तो परिमाणवाचक माना जाएगा, ठीक है। और यहां पर दया ने 2 दर्जन केले खरीदे। अब यहां पर ये गिनने की कह रहा है, 2 दर्जन। 2 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में 12 और 2 दर्जन में 24, यानी दया ने 2 दर्जन केले खरीदे। अब ये गिनने की बात कह रहा है, वाक्य गिनने की बात कह रहा है, तब अपने को किस में जाना है? संख्यावाचक में जाना है। और अब यहां पर देखिए कि सुरजीत ने 5 किलो केले खरीदे। ये केले यहां पर है, ये केले यहां पर है, दोनों जगह केले हैं, परंतु यहां पर तो वाक्य कह रहा है कि गिनो और यहां पर कह रहा है तोलो। तो यहां पर गिने तो संख्यावाचक और यहां पर तोले तो तोलते ही अपन किस में जाएंगे? परिमाणवाचक में जाएंगे। तो ये चीज भी आपकी क्लियर यहां पर हो जानी चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये ध्यान रखना है कि वाक्य अपने को क्या कह रहा है। वाक्य यदि हमें गिनने के लिए कह रहा है तो हम गिनेंगे। कुछ चीजें तो ऐसी होती है जिनको देखते ही अपने को पता चल जाता है, जैसे चाय चीनी का कह दे तो अपने को देखते ही पता चल जाता है भी चाय चीनी तो गिनी नहीं जा सकती। गेहूं का कह दे तो गेहूं तो गिना नहीं जा सकता, परंतु सब्जियों वगैरह की बात अलग है। अब केले गिने भी जा सकते हैं और तोले भी जा सकते हैं, तो वहां पर है वो चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब 2 वाक्य और है आपके सामने। 2 वाक्य कौन सा है? एक तो है अतिवृष्टि में 1000 टन अनाज नष्ट हो गया, ठीक है। दूसरा वाक्य है, इसी वाक्य को बदलते हैं, अतिवृष्टि में हजारों टन अनाज नष्ट हो गया। ये लीजिए, अब यहां पर तो कितने टन अनाज नष्ट हुआ है? 1000 निश्चित है, 1000 ही हुआ है, न ज्यादा और न कम। अब यहां पर हजारों टन, कहीं भी कोई निश्चितता नहीं है। हजारों टन में अब कितने हजार है? यहां पर अनिश्चितता बनी हुई है। तो अनिश्चितता बनी होने के कारण जिस प्रकार से अपनों ने संख्यात्मक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक,
उसी प्रकार से हम मात्राओं की भी निश्चितता व अनिश्चितता के आधार पर इसके भी दो भेद पढ़ने वाले हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद ये जो दो भेद हैं, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद किए जाते हैं और दो भेद करके अपन परिमाणवाचक विशेषण को भी पढ़ते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आज की क्लास में अपनों ने जो संख्यावाचक विशेषण की जो भी वाक्य देखे, जो भी स्थितियां देखी, वो आपको समझ में आ गई होगी। परिमाणवाचक को अपन और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।